नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। बिहार में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। जनता दल यूनाइटेड विधायक दल का नेता चुनने के लिए बैठक आज होने की संभावना। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में खदान धंसने से एक व्यक्ति की मौत और 10 से अधिक लोगों के फंसे होने की आशंका। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। राष्ट्रीय प्रेस दिवस आज मनाया जा रहा है। विश्व मुक्केबाजी कप का फाइनल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ग्रेटर नोएडा में शुरू। और कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका ने पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को हराया। और अब समाचार विस्तार से। बिहार में एनडीए के नेतृत्व वाली नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पटना स्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास विभिन्न दलों के साथ कई दौर की बैठकों के बाद राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया है। एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अगली सरकार बनाने के विषय पर चर्चा की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज नीतीश कुमार से मुलाकात की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए के घटक दलों के विधायक दलों की बैठकें भी आज हो रही हैं। जनता दल यूनाइटेड ने अपने सभी नवनिर्वाचित 85 विधायकों को पटना बुलाया है। एनडीए के 5 घटक दल अलग अलग बैठक कर अपने विधायक दल के नेता चुनेंगे। इसके बाद सभी की संयुक्त बैठक होगी जिसमें एनडीए का विधायक दल का नेता चुना जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक दल की कल हुई बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को विधायक दल का नेता चुना गया। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक दल की बैठक आज होने की संभावना है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल वर्तमान सरकार के मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक होगी। इस बीच विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार के बाद पार्टी में आंतरिक मतभेद गहरा गए हैं। पार्टी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने नाराजगी व्यक्त करते हुए घोषणा की कि वे राष्ट्रीय जनता दल छोड़ रही हैं और लालू परिवार से सभी संबंध तोड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में कल शाम एक खदान धंसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस खदान में 10 से अधिक लोगों के फंसे होने की आशंका है। मृतक का शव बरामद कर लिया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल और स्थानीय प्रशासन मजदूरों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहा है। अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोरडिया ने बताया है कि ओबरा के बिल्ली मारकुंडी गांव में कृष्णा खदान के भीतर एक दीवार अचानक ढह गई जिससे मजदूर अंदर फंस गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 महिला माओवादियों सहित 3 माओवादी मारे गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन पर कुल 15 लाख रुपए का इनाम था। जिला रिजर्व गार्ड की टीम खुफिया सूचना मिलने के बाद तुमालपाड़ इलाके के जंगल में तलाशी अभियान चला रही थी। पुलिस के अनुसार सवेरे से ही सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी हो रही थी। अब तक घटना स्थल से 3 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। घटना स्थल से एक राइफल, बीजीएल लॉन्चर और अन्य हथियार तथा विस्फोटक बरामद किए गए हैं। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने बताया है कि पुलिस और सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टीमें इलाके में भेजी गई हैं। इलाके में गहन तलाशी अभियान जारी है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कल सीमांत जिले राजौरी में एक आईईडी बरामद किया। अधिकारियों के अनुसार एक सुरक्षा गश्ती दल को एक मकान के पास ये आईईडी मिला था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एक नियंत्रित विस्फोट में इसे नष्ट कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अल फलाह विश्वविद्यालय के खिलाफ 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं। ये एफआईआर धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं के अंतर्गत दर्ज की गई हैं। अपराध शाखा के एक दल ने कल राष्ट्रीय राजधानी के ओखला में अल फलाह विश्वविद्यालय में जांच की। पुलिस ने विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर कुछ दस्तावेज मांगे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
देश भर में आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। इसी दिन भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी। ये दिवस देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाने में एक स्वतंत्र, जिम्मेदार और नीतिपरक प्रेस की भूमिका की पुष्टि करता है। आज का यह दिन एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस का प्रतीक है, जो लोकतंत्र का मूल आधार है। इस दिवस को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जाता है, जिनमें पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और स्मारिका का प्रकाशन शामिल है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में मीडिया का दायरा लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2004 में जहां लगभग 60,000 पंजीकृत प्रकाशन थे, वहीं 2024-25 में इनकी संख्या बढ़कर 1.5 लाख से अधिक हो गई है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस का यह दिन न केवल प्रेस की उपलब्धियों का उत्सव है, बल्कि उस जिम्मेदारी को भी रेखांकित करता है जो समाज को अधिक जागरूक और पारदर्शी बनाने में प्रेस की अहम भूमिका को दर्शाती है। रोहन के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केरल में प्रसिद्ध सबरीमला अयप्पा मंदिर पवित्र मंडला मकरविलक्कू तीर्थ के लिए आज खुल जाएगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। सबरीमला मंदिर आज शाम 2 महीने चलने वाले मंडला मकरविलक्कू वार्षिक तीर्थ के लिए खुलेगा। ये तीर्थ यात्रा कल मलयालम महीने वृश्चिकम के आरंभ के साथ शुरू होगी। श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन 90,000 दर्शन स्लॉट उपलब्ध होंगे, जिनमें से 70,000 ऑनलाइन बुकिंग के जरिए और 20,000 तत्काल बुकिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। मंडल पूजा 27 दिसंबर को होगी और मकरविलक्कू उत्सव 14 जनवरी को होगा। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। सिक्किम सरकार ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से संवेदनशील स्थलों डोकलाम और चोला को इस वर्ष 15 दिसंबर तक पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सिक्किम सरकार के इस कदम का उद्देश्य साहसिक और विरासत पर्यटन को बढ़ावा देना है। सिक्किम सरकार श्रम मंत्रालय की भारत रणभूमि दर्शन पहल के तहत चोला और डोकलाम को खोलने की तैयारी कर रही है। ये जगह लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और राजधानी शहर गंगटोक से लगभग 70 किलोमीटर दूर पर है। चोला अपने मनोरम परिदृश्य और समृद्ध विरासत के लिए घूमने वाले जगहों में स्थान प्राप्त किया है। सिक्किम सरकार और सेना अगले महीने तक पर्यटकों के स्वागत के लिए इन जगहों को विकसित कर रही है। हालांकि सिक्किम सरकार दोनों जगहों पर आने जाने के लिए खास निर्देशों के साथ प्रतिदिन सीमित संख्या में वाहन को ही अनुमति देगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक। सिक्किम सरकार के इस निर्णय से पहली बार नागरिकों को इन उच्च सुरक्षा सीमा क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति मिल जाएगी। 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में डिजिटल इंडिया मंडप देश में सुरक्षित और समावेशी डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं देने के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव की यात्रा प्रदर्शित कर रहा है। इस मंडप में डिजी लॉकर, उमंग, माई स्कीम, NIXI, नाइलिट, सर्टिन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और आधार जैसी ई-गवर्नेंस पहलों को दिखाया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार ये प्रदर्शनियां और स्थापनाएं इस बात को दर्शाती हैं कि कैसे डिजिटल इंडिया पहल पारदर्शिता, समावेशिता और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर को भारत की परंपराओं का उत्सव मनाने वाली रंगारंग सांस्कृतिक परेड के साथ शुरू होगा। ये महोत्सव गोवा की राजधानी पणजी में 28 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें 80 से अधिक देशों के अतिथि और फिल्म निर्माता शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज हैदराबाद फिल्म सिटी में रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे शाम के समय बेगमपेट हवाई अड्डे पहुंचेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उपराष्ट्रपति आज ही दिल्ली वापस लौट आएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई भी उपस्थित थीं। श्री वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि हमारे लोकतंत्र में प्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया था।
आज नेशनल प्रेस डे पे मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे काउंटर करें, प्रेस की क्रेडिबिलिटी को कैसे स्ट्रेंथन करें, उस थीम पे व्याख्यान रखा गया था और फोकस किया कि किस तरह से प्रेस और विशेषकर आज के डिजिटल मीडिया की एक्यूरेसी पर, करेक्ट इन्फॉर्मेशन पर, वेरिफिकेशन करने के मेथड पे, इन सब पे ध्यान देने की जरूरत है और विशेषकर एआई के उपयोग से जो लोग मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं उनका किस तरह से हम काउंटर करें। प्रेस परिषद की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि आज ही के दिन भारतीय प्रेस परिषद ने प्रेस के नैतिक प्रहरी के रूप में काम करना शुरू किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाद्य आयात शुल्क में कटौती की है। इस निर्णय से भारत के आम, अनार और चाय निर्यात को लाभ होने की संभावना है। इसके अंतर्गत अन्य वस्तुओं में कॉफी और चाय, कोको, संतरे, टमाटर तथा मांस शामिल है। एक रिपोर्ट। श्री ट्रंप ने पहले भारत से आयात पर 25% शुल्क के अलावा रूस से तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया था। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले जेनेरिक दवाओं को शुल्क मुक्त कर दिया था, जिससे भारत को लाभ हुआ था। भारत 47% जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति अमेरिका को करता है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि शुल्क में वृद्धि के कारण हुई थी। न्यूयॉर्क सिटी, न्यू जर्सी और वर्जीनिया में हाल के चुनावों में डेमोक्रेट्स की जीत में इसकी प्रमुख भूमिका रही। इस सप्ताह एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 63% पंजीकृत मतदाताओं ने कहा है कि ट्रंप जीवन यापन की लागत और अर्थव्यवस्था के मामले में उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। सर्वेक्षण में 30% रिपब्लिकन की राय भी शामिल है। समाचार कक्ष से वैष्णवी। और अब बात क्रिकेट की। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रन से हरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका के 124 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 93 रन ही बना सकी। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने आज दूसरी पारी में 7 विकेट पर 93 रन से आगे खेलना शुरू किया और पूरी टीम 153 रन पर आउट हो गई। और अब अन्य खेल खबरों के साथ है शक्ति सिंह। भारत आज से विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स की मेजबानी करेगा। ये प्रतियोगिता ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर में बृहस्पतिवार तक चलेगी। हालांकि मुकाबले शुरू हो चुके हैं। ये 2025 विश्व मुक्केबाजी कप श्रृंखला का अंतिम चरण है। 18 देशों के लगभग 130 मुक्केबाज 20 श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसमें वर्ष के 8 सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज शामिल हैं। मेजबान भारत सभी 20 श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेगा। मीनाक्षी हुड्डा, निकहत जरीन, जैस्मीन लंबोरिया और स्वीटी बूरा जैसी शीर्ष महिला मुक्केबाज भारतीय चुनौती पेश करेंगी। वहीं पुरुष मुक्केबाजों में अविनाश जामवाल और हितेश रिंग में उतरेंगे। उधर इटली के ट्यूरिंग में एटीपी फाइनल टेनिस चैंपियनशिप मुकाबले में आज रात विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्कराज का सामना यानिक सिनर से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा। लीबिया के तट पर 2 नौकाओं के पलटने के कारण 4 बांग्लादेशी नागरिकों की मृत्यु हो गई है। इन नौकाओं में लगभग 95 अवैध प्रवासी सवार थे। लीबिया के संगठन रेड क्रिसेंट ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि त्रिपोली के पूर्व में लगभग 118 किलोमीटर दूरी पर स्थित तटीय शहर अल खुम्स के निकट बृहस्पतिवार की रात यह दुर्घटना हुई। पुर्तगाल में भारत के राजदूत पुनीत रॉय कुंडल ने लिस्बन के डिप्लोमेटिक बाजार में भारतीय प्रदर्शनी के लिए राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डे सोसा का स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय दूतावास ने बताया कि यह कार्यक्रम भारत और पुर्तगाल के बीच 50 वर्षों के राजनयिक संबंधों का उत्सव और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का परिचायक है। 5 नवंबर को भारत और पुर्तगाल ने राजनीतिक समीक्षा, आर्थिक, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित अपने 5वें विदेशी कार्यालय संवाद का आयोजन किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। जनता दल यूनाइटेड विधायक दल का नेता चुनने के लिए बैठक आज होने की संभावना। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में खदान धंसने से एक व्यक्ति की मौत और 10 से अधिक लोगों के फंसे होने की आशंका। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। राष्ट्रीय प्रेस दिवस आज मनाया जा रहा है। विश्व मुक्केबाजी कप का फाइनल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ग्रेटर नोएडा में शुरू और कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका ने पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।